के साथ आएगा, कौन नहीं। एक और बात जो जनरल नरवणे की किताब से बाहर आती है वो साफ दिखाती है कि भारत और चीन 2020 में युद्ध के कितना नजदीक थे। अगस्त 2020 में जब भारतीय सेना कैलाश की पहाड़ियों पर जाती है पेंगोंग त्सो के दक्षिण की तरफ, जिससे कि कुछ चीन पर दबाव बन सके, तो चीन की सेना भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने टैंक्स, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को और अपनी गन्स को वहां पर भेजती है। उनके सैनिक भी आमने सामने आते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि एक ही तरीका है चीन के सैनिकों को रोकने का, चीन के टैंकों को रोकने का, कि भारतीय सेना उस पर गोलाबारी चालू कर दे और ये लड़ाई चालू हो जाए। इस वक्त जब यह निर्णय लेने का समय आया तो जनरल नरवणे ने, जैसा कि होना चाहिए सेना अध्यक्ष के तौर पर, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, इन सब लोगों से पूछा कि भाई क्या किया जाए, क्या हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो कुछ समय के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको फोन करके बोला कि आप वैसा करें जैसा आप उचित समझें। जो ये निर्णय जो कि सरकार को लेने चाहिए थे, जो कि विदेश मंत्रालय को बताना चाहिए थे कि क्या अमेरिका साथ में आएगा कि नहीं आएगा, या पाकिस्तान लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, जो निर्णय फाइनेंस मिनिस्टर को बताने चाहिए थे कि क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, क्या हम युद्ध कर सकते हैं, जो राजनीतिक निर्णय प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि क्या भारत चीन के साथ युद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सारे निर्णय एक सेना अध्यक्ष पर छोड़ दिए गए। जनरल नरवणे ने खुशकिस्मती से उस वक्त अपने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को बोला कि नहीं, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, इसलिए पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, आप टैंकों को नीचे की तरफ झुका दीजिए चीन के सामने और चीन के सैनिकों को आने दीजिए, अगर वो पहले गोली चलाते हैं तब हम गोली चलाएंगे। इस वजह से 31 अगस्त 2020 को भारत और चीन के बीच में लड़ाई नहीं छिड़ी। यह जनरल नरवणे ने साफ तौर पर कहा है। पर यह निर्णय कोई और सेना अध्यक्ष, कोई और व्यक्ति किसी और तरीके से ले सकता था। वो शायद सोचता कि भाई हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, वो कोई और, पर यह निर्णय तो सेना अध्यक्ष का नहीं हो सकता। भारत और चीन के बीच, जो कि एशिया के जो सबसे दो बड़े मुल्क हैं, जो विश्व के सबसे 3-4 मुल्कों में सबसे अहम मुल्क हैं, क्या उनके बीच की लड़ाई का निर्णय एक सेना अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा जा सकता है? यह निर्णय जिसमें कि इकोनॉमिक कंडीशंस, डिप्लोमेटिक कंडीशंस, बाकी इंटरनेशनल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, यह डिसीजन तो, यह निर्णय तो राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, जो कि पूरे टॉप पर, ऊंचे स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर लिया जाना चाहिए। इसको एक सेना अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा जाना बहुत ही खतरनाक है और यह भविष्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक होगा अगर इस तरह से राजनीतिक जो नेतृत्व है वो सिर्फ सेना अध्यक्ष को बोल दे कि आप जैसा उचित समझें वैसा करें। और इस सब से हमको बहुत चिंतित होना चाहिए, बहुत परेशान होना चाहिए कि भारत की सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इस पर निर्णय नहीं ले रहा है और इस निर्णय को दूसरे लोगों पर, नीचे के लोगों पर, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कि जो उनके पे ग्रेड से ऊपर है, उसके ऊपर थोपा जा रहा है, सेना अध्यक्ष के ऊपर थोपा जा रहा है। सवाल है कि क्या यह किताब अब छपेगी? नहीं भी छपे तो क्या इस किताब ने अपना काम नहीं कर दिया? अग्निवीर योजना कैसे लाई गई, उसकी पोल इस किताब से खुल जाती है। पूर्व सेनाध्यक्ष की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अगर उनकी किताब को अनुमति नहीं मिलती है या यही कह दिया जाता है कि अग्निवीर का अंश हटा दीजिए, तो क्या सेना के बड़े बड़े दिग्गज उनके साथ आएंगे? आके भी क्या कर लेंगे? कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अग्निवीर योजना पर बोलकर पूर्व सेनाध्यक्ष का यह अकेलापन इतिहास कैसे दर्ज करेगा, मुझे पता है, पता आपको भी होगा, लेकिन धर्म के नशे में डूबी जनता ही लापता हो चुकी है। उसे अपना ही पता नहीं तो इतिहास का क्या पता होगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।